तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी 2021 का पेपर। पेपर से आपको ये भी आइडिया होगा कि हमें कितना आता है, अपने आप को आप जज कर सकते हो। तो मैसेज में आप मुझे अपने ऑप्शन के आंसर भी दे देना। यूपी टीजीटी कॉमर्स 2021 का पेपर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की रैंक क्या है? नंबर 1 है कि नंबर 2 है कि थर्ड है या फिफ्थ है? देखिए फर्स्ट जो रैंक है वो किसकी है? फर्स्ट रैंक है चाइना की। इंडिया की रैंक कैसी है? सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक है इंडिया की। सेकंड रैंक है इंडिया की। अगर मैं थर्ड रैंक की बात करती हूँ तो थर्ड रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि यूएस की। और अगर हम फिफ्थ रैंक की बात करते हैं तो फिफ्थ रैंक है पाकिस्तान की। एटलीस्ट जितना लिखा हुआ है उतना तो पता होना ही चाहिए। फर्स्ट रैंक है चाइना की, सेकंड है इंडिया की, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स की एज पर प्रेजेंट, आज की डेट में बात कर रही हूँ मैं, और फिफ्थ रैंक है पाकिस्तान की। और अगर मैं सबसे कम की बात करूँ, सबसे कम यानी कि 209 रैंक इसकी है वाटिकन सिटी की। 209 है, लेकिन बीच का याद रहे या ना रहे, टॉप 5 याद रखो और लोअर याद रखो। तो आपसे पूछा था इंडिया की पॉपुलेशन में रैंकिंग कितनी, तो सेकंड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द बैलेंस अमाउंट इन द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बैलेंस अमाउंट है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? देखिए आंसर बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जीएलपी के बारे में बताना चाहूँगी कि जीएलपी क्या है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। जीएलपी यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ग्रुप पॉलिसी होती है जो सभी पार्टनर के नाम से ली जाती है, ताकि जब किसी पार्टनर की डिसीज़ हो जाए, डेथ हो जाए कोई पार्टनर, उसको जो पे आउट करना है उसके लिए फ़ंड की अरेंजमेंट हो जाती है, क्योंकि पार्टनर की डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है। तो इसे रिकॉर्ड करने का तरीका, अगर मैं जेएलपी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो जेएलपी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे बोलते हैं प्रीमियम मेथड। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता है? प्रीमियम मेथड में सिर्फ जो प्रीमियम दिया जाता है, यानी कि जो आपने पॉलिसी ली हुई है उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है, उस पॉलिसी के प्रीमियम को आप कहाँ शो करते हैं? पॉलिसी के प्रीमियम को आप डेबिट करते हैं कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड यू विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात क्लियर है? यानी कि हम क्या करते हैं, पहला मेथड है प्रीमियम मेथड, जिसमें कि जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका जो प्रीमियम है उस एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करके उसे क्या कर देते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज कर देते हैं और बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करते हैं। दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है जिसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू मेथड। सेकेंड मेथड होता है सरेंडर वैल्यू मेथड। तो जो सरेंडर मेथड होता है इसके अंदर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में, देखिए प्रीमियम तो एक्सपेंसेस है ही है, प्लस बैलेंस शीट की एसेट साइड में उसकी क्या यूज़ करते हैं? सरेंडर वैल्यू। हर साल जो भी सरेंडर वैल्यू है, यानी कि अगर बीच में आप पॉलिसी को छोड़ते हो तो कितना पैसा आपको वापसी मिलेगा, वो वैल्यू आप हमेशा बैलेंस शीट में लिखते जाते हैं जीएलपी के नाम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरेंडर मेथड। और जो तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड होता है
वो होता है रिजर्व से रिलेटेड, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। सी, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं भाई, प्रीमियम को तो एक्सपेंसेस ट्रीट करना ही करना है, बट जीएलपी में हम दो फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो जेएलपी की सरेंडर वैल्यू होती है, बैलेंस शीट में जो जेएलपी की सरेंडर वैल्यू है उसको कहाँ लिख देते हैं? एसेट साइड। और जो आपकी रिजर्व, यानी कि आप जो जेएलपी के लिए एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हो उसे कहाँ शो करते हो आप? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। किस नाम से? जेएलपी रिजर्व के नाम से। जेएलपी के रिजर्व के नाम से आप उसे बैलेंस शीट की कहाँ राइट कर देते हो? आप उसको राइट कर देते हो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। पहले ये बताइए तीन चीज़ें क्लियर है कि नहीं? प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड में से प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, बैलेंस शीट में कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। सरेंडर मेथड में प्रीमियम तो एक्सपेंसेस है ही है, साथ में बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू अगर पॉलिसी को आप बीच में छोड़ते हो, देखिए हर पॉलिसी का एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, उस मिनिमम टाइम पीरियड के बाद अगर पॉलिसी को आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हो या आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको उसकी सरेंडर वैल्यू गेट होती है। तो कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का तरीका ये अडॉप्ट किया जाता है कि आप सरेंडर वैल्यू को साइड बाय साइड बैलेंस शीट में लिखते जा रहे हो। तीसरा तरीका क्या होता है? जीएलपी रिजर्व मेथड, जिसमें कि प्रीमियम को तो एक्सपेंसेस माना ही जा रहा है, साथ में दो चीज़ें की जा रही हैं। एक, जो जीएलपी की सरेंडर वैल्यू उसे एसेट साइड लिख रहे हैं, और जो आपने जीएलपी के लिए रिजर्व बनाया है कि भाई उसमें कोई फ्लैक्चुएशन है या कुछ है उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो जीएलपी रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट नहीं? अब देखिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, यानी कि अगर हमें इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी हो तो उसको किस तरह से हम करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मैं पीपीटी पे ही लिख देती हूँ क्योंकि वैसे समझ आने में उसको प्रॉब्लम हो गई। सी, अगर मैं बात करती हूँ जीएलपी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे अगर पहली सिचुएशन है तो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन, तीन सिचुएशन में दो एंट्री तो कॉमन ही होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यानी कि प्रीमियम मेथड हो, सरेंडर वैल्यू मेथड हो या जीएलपी रिजर्व मेथड हो, दो सिचुएशन कॉमन है। पहली सिचुएशन जब डेथ पे आपको जीएलपी का पैसा मिलता है, यानी कि पहली एंट्री तीनों सिचुएशन में क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, और फिर जो जीएलपी का पैसा मिलेगा उसे सारे पार्टनर डिवाइड कर देंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन? ये उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो ये दो एंट्री तो तीनों ही सिचुएशन में, यानी कि कोई भी मेथड यूज़ किया है तीनों में से, प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, जीएलपी रिजर्व मेथड, आपने कोई भी मेथड यूज़ किया है, ये दो एंट्री कॉमन है, तीनों ही में होगी। और जो थर्ड मेथड है जिसको हमने क्या नाम दिया है? जीएलपी रिजर्व मेथड, इसमें एक एंट्री क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा हो जाती है। जीएलपी रिजर्व मेथड, इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पहली दो एंट्री तो होनी ही होनी है, तीसरी एंट्री इसमें क्या हो जाएगी? जीएलपी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि क्या हो जाएगा? जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जीएलपी रिजर्व को भी सारे के सारे पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर। ध्यान रखना जिसकी डेथ हुई है उसको भी कंसीडर करना, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया ऑल पार्टनर। जिसकी डेथ हुई है उसको भी उसका रिजर्व का शेयर दिया जाएगा। इतना क्लियर है? किसी को अभी तक कोई डाउट? फिर अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सी, अब
अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बैलेंस अमाउंट इन द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बैलेंस में जो अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट। तो मैंने कनेक्टेड सारी बातें बता दी हैं जीएलपी से रिलेटेड, एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एज पर सिचुएशन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जीएलपी को कहाँ करेंगे, जीएलपी को सारे पार्टनर्स में हम उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। देन नेक्स्ट, at the time of retirement of a partner profit on revaluation of assets and liabilities credited to। ये भी सिंपल है, अगर रिटायरमेंट हो रही है, एडमिशन हो रहा है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है अकॉर्डिंगली, अगर रिटायरमेंट की बात हो रही है तो ऑल पार्टनर में आता है, ओल्ड पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि सारे पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगर यही सिचुएशन किस में पूछी होती, एडमिशन में पूछी होती, तो एडमिशन में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिवाइड होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के अमंग में किस में, ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in sinking fund for redemption of debenture account the amount is transfer every year from। देखिए डिबेंचर रिडम्पशन के लिए जो आप सिंकिंग फंड बना रखा है आपने, उस सिंकिंग फंड में हर साल अमाउंट कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा था। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक है सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप तब भी बनाते हो जब आपको लॉस होता है, तो अगर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है सरप्लस अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप जब आपको प्रॉफिट होता है तो उसी में से सिंकिंग फंड में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो इस सिचुएशन में अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो गो फॉर सरप्लस अकाउंट, क्योंकि अगर लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब भी प्रिपेयर होगा। तो अगर दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं तो हमारा इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्टिफाई नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में इन जनरल हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होता है, लेकिन कई बार ऑप्शन ऐसे आते हैं जहाँ की आपको चूज़ करना पड़ता है कि उस सिचुएशन में एक्यूरेट क्या होगा। तो यहाँ पे सरप्लस का मतलब है भाई आपको एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा जब आपके पास सारी एक्सपेंसेस बियर करने के बाद प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको चार्ज करोगे। तो ऐसे अगर कहीं फंसते हो तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा पर्टिकुलर आंसर करेक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में कौन सा पर्टिकुलर आंसर करेक्ट है, सरप्लस अकाउंट। देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी भी पर्पस के लिए सिंकिंग फंड आप एसेट रिप्लेसमेंट के लिए भी बना सकते हो, डेप्रिसिएशन का मेथड भी होता है ये। देखिए आप क्या करते हो कि हर साल के फंड प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाल के इस फंड में डालते हो और इसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हो। इससे क्या होता है, आपको दो एडवांटेज होती है, एक तो प्रॉफिट में से आपके पास फंड इकट्ठा होता जा रहा है और आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यानी कि फ़ंड की वैल्यू क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिंकिंग फंड क्या है, किस टाइप का फंड है जिसमें आप प्रॉफिट में से एक प्रपोर्शन कट करके उसे कहीं इन्वेस्ट करते हो एंड यू विल गेट द इंटरेस्ट। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं। इस नहीं रिजर्व आप प्रॉफिट में से निकालते हो, लेकिन रिजर्व को आप कहीं इन्वेस्ट करो, ये कंपलसरी नहीं है। सिंकिंग फंड में ये कंपल्शन है कि आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो ताकि वो वैल्यू इंक्रीज हो, इनहेंस हो। क्लियर है। इसके साथ दूसरी चीज़ क्या आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर रिडम्पशन, आपने सिंकिंग फंड तो बना लिया रिडम्पशन के लिए, भाई रिडम्पशन कंप्लीट हो गई, आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होती है, आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू, बताइए कहाँ होती है, आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, सिंकिंग फंड रिडम्पशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होती है, रिडम्पशन करने के बाद जो बैलेंस बच जाता है सिंकिंग फंड रिडम्पशन अकाउंट में, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, एनीबडी।
कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये अकाउंट्स में आपको पढ़ा है, इसका मतलब याद नहीं करते हो चीज़ें। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व में। और यहाँ पे अगर इस ऑप्शन की बात करूँ तो रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व, याद आया, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन में पढ़ाया था आपको, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व अकाउंट। देखिए अगर आप रिडम्पशन कर देते हैं और फिर भी कुछ फंड बच जाता है सिंकिंग फंड में, तो रिडम्पशन करने के बाद बचा हुआ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या यू कैन से दैट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि इशू ऑफ शेयर के केस में, अगर इशू किए हैं आपने शेयर्स और उसको फॉरफिटेड कर दिया है, इशू शेयर्स को आपने अगर फॉरफिटेड कर दिया है और फॉरफिटेड करने के बाद शेयर को री इशू कर दिया है, तो बचा हुआ बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उस सिचुएशन में, बचा हुआ बैलेंस आप ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। मैं पिछली चीज़ें भी आपको रिकॉल करा रही हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। रिडम्पशन रिजर्व में या सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन रिजर्व में अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसे जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और इशू ऑफ शेयर के सिचुएशन में अगर आपने शेयर फॉरफिटेड किए हैं और फॉरफिटेड शेयर में से जितने शेयर री इशू कर दिए, उनके फॉरफीचर में जितना बैलेंस बच जाता है उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, पेपर बहुत टफ नहीं होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर लिंक करोगे और चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, तो आप देख पाओगे कि हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल एडेड इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। कौन सी सिचुएशन है जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते समय टॉप से बॉटम ऐड करते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे, लेस देन। अगर आपको याद हो, सपोज एफ दिया हुआ है, एफ है 10, 12, 8, तो अगर हम लेस देन की बात करेंगे तो लेस देन में सी एफ कैसे निकालते हैं, लेस देन में 10, 10 + 12 22, 22 + 8 30, इसे क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप। और अगर मोर देन है, आपको सेम एफ दिया हुआ है 10, 12, 8 और आपको सी एफ निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप, लास्ट वाला एज इट इज, फिर ऐड करते जाते हैं। 8 + 12 20, 20 + 10 10, 30, इसको क्या बोलते हैं, मोर देन। और ये किस में निकालते हैं, ओजाइव्स कैलकुलेट करने में भी ये हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मीडियन या क्वार्टाइल। याद आया कुछ? तो अगर मोर देन है तो मोर देन में क्या होगा, बॉटम टू टॉप, और अगर लेस देन है तो लेस देन में क्या होगा, टॉप टू बॉटम। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, किसी चीज़ को रट्टा मार के नहीं कर सकते हो। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपको हायर परचेज पढ़ाया था। अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन। हायर परचेज में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, पहले क्या करते हैं, कैश प्राइस, जो भी कैश प्राइस है वो मेंशन कर देते हैं, माइनस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद क्या करते हैं, जो बचा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इन जनरल इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो बैलेंस आता है उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है, फिर अगेन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऐड करते हैं। फिर जो बैलेंस आता है, बैलेंस में से सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप बैलेंस पे इंटरेस्ट कर रहे हो, तो ये जो बैलेंस बचता है हर बार, ये जो बैलेंस बच रहा है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या है, कैश प्राइस का प्रोपोर्शन प्लस इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट का मतलब है कैश प्राइस का प्रोपोर्शन प्लस इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन। तो आपके बाद ये लेस करने के बाद जनरल सिनेरियो में, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, बट जनरल सिनेरियो में जो ये बैलेंस बचता है क्या होता है, रिमेनिंग और अनपेड कैश प्राइस। हायर परचेज की सिचुएशन में जो हर बार बैलेंस बच रहा है वो क्या बच जाता है, रिमेनिंग अनपेड
कैश प्राइस। तो आपसे यही पूछा है कि हायर परचेज की सिचुएशन में इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, वो कैश प्राइस जो पे किए बिना रह जाता है, यानी कि जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर हर साल क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। फिर कैश प्राइस का प्रोपोर्शन और इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे आउट कर दिया जाता है। बताइए क्लियर है कि नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अब देखिए बहुत सारी चीज़ें वही हैं, बट यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो भाई इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो में एक्टिविटीज़ को हम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूसेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड देखते हैं, सोर्स ऑफ फंड देखते हैं, यू कैन से दैट शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एसेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस क्रिएट नहीं करते। तो ये कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट में, या जो अकाउंटिंग इक्वेशन है किसको हेल्प करती है, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन डॉक्यूमेंट है जिसे कि बैलेंस शीट कहते हैं उसमें हेल्प करती है, यानी कि अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज रेलेवेंट वाउचिंग वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। अगर आप कैश सेल्स को वाउच कर रहे हो तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है यूजफुल नहीं है। अगर मैं कैश सेल की वाउचिंग की बात करूं तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं इसमें देखी जा सकती है डेली कैश सेल समरी, डेली कैश सेल्स की जो समरी है, डेली कैश सेल्स समरी, और यू कैन से कैशियर समरी जो सेल से रिगार्डिंग है। कई बार कैश सेल समरी की जगह कैशियर समरी वर्ड भी दे देते हैं, तो भी उसे कंसीडर करेंगे। उसके अलावा क्या देखा जाता है, सेल्समैन समरी, भाई जो बंदा सोल्ड आउट कर रहा है वो क्या समरी दे रहा है, क्या कैश कितनी है, क्रेडिट कितनी है, तो हम उसका जो कैश का प्रोपोर्शन है वो चेक कर सकते हैं, तो सेल्समैन समरी देख सकते हैं। उसके अलावा हम कॉपी ऑफ कैश मेमो देख सकते हैं। लैंग्वेज चेंज होती है, चीज़ें वही है। सेल्समैन की जो समरी है उसे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन भी कह सकते हैं कि भाई उसने क्या बनाया हुआ है, उसका समरी क्या बनाई हुई है, क्या क्या डिटेल लिखा हुआ है। कैशियर समरी मैंने बता दिया आपको, कैशियर समरी, डेली कैश सेल समरी मीन्स द सेम। हर एक जगह पे जब क्वेश्चन आता है थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, मतलब क्या रहता है इनका सेम रहता है। तो तीनों की तीनों ये जो ऑप्शन है कॉपी ऑफ कैश मेमो भी देखते हैं, तो तीनों की तीनों को कैश सेल में यूज़ करेंगे। लेकिन सेल्स बुक किसके लिए यूज़ की जाती है, ओनली फॉर क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल वाउच करनी है तो उस सिचुएशन में सेल्स बुक यूज़ होगी, लेकिन कैश सेल्स को वाउच करने के लिए अगर गिवन सिचुएशन में बात करें तो कॉपी ऑफ कैश मेमो, एब्स्ट्रैक्ट और समरी ऑफ सेल्समैन और कैशियर समरी ऑफ कैश सेल्स यूज़ की जाती है। उसने पूछा किसे यूज़ नहीं करते, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मैंने स्टेट्स जब आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, एनीबडी टेल मी द आंसर। मोस्ट कॉमन यूज्ड, गलत जवाब, स्टैंडर्ड डेविएशन। सब लोग रेंज सोचते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूजली मेजर है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार नोट्स देखना जो आपको भेजे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड और बी इज द राइट आंसर। नोट्स को एक बार चेक करना, लेक्चर को चेक करना। मैंने स्पेसिफिकली समझाते हुए इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि इन जनरल लोगों को मन में यही रहता है कि रेंज कॉमनली यूज़ है, लेकिन जो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, एक प्रॉपर टूल्स की बात करते हैं, तो अधिकतर लोग क्या यूज़ करना पसंद करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर वैल्यू ऑफ अ सीरीज अरेंज सीरियली अरेंज सीरीज इज नोन एज।
कौन सी ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जिसमें सीरियली अरेंज करते हैं? देखिए जो मीडियन है, मीडियन ऐसी सेंट्रल वैल्यू है जिसमें डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसने पूछा हुआ किस में करते हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, कौन सी ऐसी सेंटर वैल्यू है जिसमें ये अरेंजमेंट की जाती है, तो वो वैल्यू है आपकी मीडियन। क्लियर है? तो दोनों में किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मीडियन की सिचुएशन में डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों ही फॉर्म में डेटा को अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इवन और देख के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट। ह्यूमन की नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट करना, यानी कि मानवीय इच्छा को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है, योग्यता कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा आपको कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि ह्यूमन नीड्स को वांट में कन्वर्ट करता। अगर क्वेश्चन ये होता कि वो ऐसा कौन सा सोर्स है जो ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन वांट्स में कन्वर्ट करता है, तो आंसर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। लेकिन इसने एबिलिटी पूछी है, तो वो एबिलिटी क्या है, सेल्समैनशिप। सेल्समैन आपको परसुएट करते हैं और आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए एबिलिटी की अगर बात होगी तो आंसर क्या होगा, सेल्समैनशिप। और अगर सोर्स की बात होगी, कौन सा सोर्स है, कौन सा टूल्स है, कौन सा तरीका है जिससे ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन वांट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसका आंसर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे यूजुअली गलती करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जरा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश इज अ। सैलरी पेड की जा रही है क्लर्क रमेश को, क्या है वो, रियल ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, नॉमिनल ट्रांजैक्शन है, बोथ रियल एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बताइए। अब इसने आपसे अकाउंट नहीं पूछा, ट्रांजैक्शन पूछा है, तो ध्यान से रखिए एग्जामिनर क्या है, आपके साथ खेल गया है। क्योंकि एंट्री तो आपको पता है कि भाई सैलरी कर रहे हो, तो ये क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्या है, नॉमिनल है, और कैश क्या है, रियल है। लेकिन उसने पूछा है सैलरी पेड किस तरह की ट्रांजैक्शन है, एनीबडी, कोई बताने की हिम्मत करिए भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। सैलरी पेड क्या है, देखिए जब एक्सपेंसेस पेड करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं और उनको अगर एक ही टर्म में डिफाइन करना, तो ऐसी सारी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, नॉमिनल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं लेकिन जानते हुए भी आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। क्लियर है बात। सैलरी पेड यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस पेड है, कोई भी इनकम रिसीव्ड है, और आपसे ये पूछा जाए कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, तो वो नॉमिनल है। क्योंकि आपसे अकाउंट नहीं पूछ रहा, आपसे ये नहीं पूछ रहा सैलरी अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट क्या है, तो आपको पता है सैलरी नॉमिनल है, कैश रियल है। उसने पूछा सैलरी पेड किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, तो आप क्या कहेंगे, नॉमिनल। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है रिपीटेशन में, पीजीटी टीजीटी दोनों एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय, बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है, बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट कराए थे बिजनेस स्टडी में, वहाँ पे पूरी लिस्ट करा रखी है, कौन डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है, शिपिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर है सारे क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं ना, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखोगे कि किस तरह से यूटिलाइज करना है।
एवरी वाउचर शुड बी साइन बाय, हर एक वाउचर को कौन साइन करता है? हर एक वाउचर को साइन करता है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। हर एक वाउचर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनाया होता है, तो जो भी उसके लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वही पर्सन उस पर्टिकुलर वाउचर को साइन करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, टेक्निकल स्किल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर। अब इसके लिए भी बड़ा घमासान हुआ था, इस क्वेश्चन के लिए भी, जब लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन डाले थे। देखिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में क्या मैक्सिमम में ही है, टेक्निकल स्किल जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन आंसर की में आंसर था प्रोडक्शन मैनेजर, सी आंसर गिवन था। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर लेवल से, फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर उससे बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग भी फर्स्ट लाइन मैनेजर आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसका आंसर क्या था? प्रोडक्शन मैनेजर था। मैंने फिर अपडेटेड नहीं देखी है, तो इसका एक बार मुझे अपडेटेड में देखना है कि ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए थे या नहीं, किसी के पास हो तो चेक करना, लेकिन इसका टेक्निकली फर्स्ट लाइन मैनेजर ही आंसर होना चाहिए। बट आंसर की जो पहली आंसर की आई थी उसमें प्रोडक्शन मैनेजर आंसर था, और बहुत ज़्यादा इसके लिए डिस्प्यूट हुआ था। टेक्निकली वैसे हो दोनों सकते हैं, ऑप्शन ए और सी दोनों को ही वैलिड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भाई प्रोडक्शन करता है उसको टेक्निकली चीज़ें आनी चाहिए, या फर्स्ट लाइन मैनेजर है जिसका डायरेक्टली रिलेशन प्रोडक्शन से पड़ता है, उसका भी आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर ही वही है जिसका प्रोडक्शन में नियर रिलेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ, जब वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वही फर्स्ट लाइन मैनेजर है। तो उसके लिए टेक्निकली नहीं है तो वो सारी प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएगा, और प्रोडक्शन करने के लिए भी टेक्निकल स्किल होना नेसेसरी है। तो मेरा मानना यह है कि प्रोडक्शन के अंदर आएगा फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो नियरनेस के बेस पे फर्स्ट लाइन मैनेजर को कंसीडर करना चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते कि कौन सा सही था। आंसर की पहली वाली में प्रोडक्शन मैनेजर था, सेकंड मेरे को मिली नहीं। किसी के पास हो तो एक बार शेयर करना जो अपडेटेड ऑब्जेक्शन के बाद की आई हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 रह गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी। अगर आप सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो सिनेमा हॉल की, तो सिंपल है, सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करे तो लॉन्ग पीरियड तक यूज़ होगी, किस तरह का एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये रह गया पता नहीं, यानी हम क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो क्लियर कट है बिल्कुल। अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन बेसिस ऑफ सेल। अब देखिए आपको ये बोला था, अभी रॉयल्टी रिसेंटली आपने किया है, और आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। सब लोग ट्राई करिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपको ये बताया था मैंने कि जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी दो तरह से मिलती है। एक रॉयल्टी मिलती किस पे? प्रोडक्शन पे, और एक रॉयल्टी मिलती है सेल्स पे। अब माइनिंग का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आप निकाल रहे हो, तो माइनिंग की सिचुएशन में जो रॉयल्टी मिली है वो किस पे मिलनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए प्रोडक्शन पे। पेटेंट, आपने किसी चीज़ का राइट लिया हुआ है और उस राइट को यूज़ करके आप प्रोडक्शन करोगे एंड देन प्रॉफिट अर्न करोगे, तो इस सिचुएशन पे भी आपको क्या मिलनी चाहिए? रॉयल्टी प्रोडक्शन पे। आपसे पूछा अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन बेसिस ऑफ सेल। लाइसेंस लिया हुआ है, लाइसेंस लेके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो आप रॉयल्टी दोगे, कितना आपने उसके ऊपर प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन बेसिस। लेकिन अगर आपने कॉपीराइट, यानी कि जो सपोज ऑथर एक बुक लिखता है और पब्लिशर और सेलर उसकी बुक को सोल्ड करते हैं, तो जितनी कॉपी सेल होती है उसमें से अपनी कॉस्ट काट के कुछ पर्टिकुलर फंडा होता है इनका, तो वो जो ऑथर है उसको रॉयल्टी देते हैं। यानी कि कॉपीराइट की सिचुएशन में रॉयल्टी किस सिचुएशन में किस पे मिलती है? रॉयल्टी, रॉयल्टी मिलती है सेल्स पे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब जो लोग पेटेंट बता रहे हैं वो मुझे बताइए कि पेटेंट आप किस बेस पे बता रहे हो। गिव मी योर एक्सप्लेनेशन
फॉर पेटेंट। जो लोग पेटेंट आंसर बता रहे थे वो किस बेस पे बता रहे हैं आंसर पेटेंट? आपके पास कुछ बेस तो होगा जिसके बेस पे आप उसको पेटेंट डिफाइन कर रहे हो। नहीं, डी नहीं होगा, ध्यान से देखिए। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए आप, अब तो लाइसेंसिंग बहुत सारे प्रोडक्ट से रिमूव हो गई है। तो लाइसेंस आप लेते थे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का और फिर प्रोड्यूस करते थे, उसके ऊपर पे आउट करते थे। पेटेंट में भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते, उस राइट को ये कि या सर्विस रेंडर करते, प्रोडक्शन के बेस पे करते। कॉपीराइट ही एक ऐसी चीज़ है, आप जनरली वैसे भी याद ना हो तो ध्यान रखिए, कॉपीराइट पब्लिशर से रिलेट करके देखिए। जो ऑथर है उसको कितनी कॉपी छाप के रख दी पब्लिशर ने, क्या उसके बेस पे रॉयल्टी मिल जाएगी? जितनी उस पर्टिकुलर प्रिंटिंग की सेल होती है, जो बुक है ऑथर की, उसकी जितनी सेल होगी उसके बेस पे उसको रॉयल्टी मिलेगी, प्रोडक्शन के बेस पे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो अगर एग्जैक्ट आंसर चूज करना हो तो कॉपीराइट ही होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, स्टिल कोई डाउट होगा तो फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड। जो फ्रैंको इनवॉइस होती है, फ्रैंको इनवॉइस में ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक, बायर के डोर तक, कंज्यूमर के डोर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक के सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो फ्रैंको इनवॉइस की सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक जगह की उसमें आती हैं, कुछ चीज़ें जनरल नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ ऐसा सिलेबस है जो कि सिर्फ यूपी, पीजीटी, टीजीटी में ही आता है, बाकी एग्जाम में नहीं आता। तो हर एक स्टेट का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अपने अपने अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है यानी कि नियोजन रणनीति है, वो कौन बनाता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट बनाएगा, सुपरवाइजर बनाएगा, ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। भाई जितना भी प्लानिंग का काम होता है, सारा का सारा जो प्लानिंग का काम होता है वो कहाँ होता है? टॉप लेवल पे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो रणनीति तैयार की जा रही है बिजनेस के लिए, वो कहाँ होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं? Then after that, next question, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को शेयर किया जाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, आज यहाँ पे इसको समझ करके छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच अ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अनफेड। देखिए 10 रुपये का शेयर था जिसमें कि फाइनल कॉल नहीं मिली है, यानी कि मिला कितना है? इस पर ₹6 रिसीव हो गया। एट व्हाट मिनिमम रेट पर शेयर दी शेयर कैन बी री इशूड बाय द कंपनी। तो कंपनी इसको कितने मिनिमम वैल्यू पे री इशू कर सकती है? ध्यान दीजिएगा, एट व्हाट मिनिमम रेट पर शेयर दिस शेयर कैन बी री इशू। तो कितने कम प्राइस पे कंपनी इसको इशू कर सकती है? तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ₹4 नहीं मिले हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो हिंदी भी इसमें कंसिडर कर लीजिए। एक कंपनी ने ₹10 वाले 100 समता अंशों को, जिन पर 4 की अंतिम याचना का भुगतान नहीं हुआ है, को जब्त किया है। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए प्रतिशत की दर से पुनर्निगमित कर सकती है, यानी कि रीइशू कर सकती है? मिनिमम रेट। अब आपसे मिनिमम रेट पूछा है। अब यहाँ पे भी आपको दो चीज़ों के तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है मिनिमम रेट और एक पूछा जाता है मिनिमम डिस्काउंट, या फिर पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू। अब
आपको इस शेयर के 10 रुपये मिलने थे, 6 ऑलरेडी मिल गए हैं, तो मिनिमम पे अगर आपको इशू करना हो तो जितना रिमेनिंग है उसी पे आप इशू करोगे, यानी कि 4 रुपये और चाहिए, तो किस पे करोगे आप, इसे आप इशू कर सकते हो 4 रुपये पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर मिनिमम रेट है या एट व्हाट रेट लिखा हुआ है तो आप किसके लिए जाओगे, जो बैलेंस अमाउंट है। 6 रुपये मिल गए, 4 मिलने बाकी हैं 4। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम डिस्काउंट, इस शेयर को आप कितने मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, इस टाइप से कुछ सेंस आए क्वेश्चन की, तो उसका आंसर क्या होगा, ₹6। ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जा रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? हाँ जी, अगर आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हैं, कितनी कम वैल्यू पे रीइशू कर सकते हैं, तो जितना रिसीव हुआ वो वाली वैल्यू लिखनी है। और अगर आपसे पूछे कितनी मिनिमम रेट पर इसको रीइशू कर सकते हैं, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आंसर होगा। जैसे हमारे में पूछा कि कितनी मिनिमम रेट पे इसको रीइशू कर सकते हैं, तो मिनिमम रेट का मतलब है पूरे 10 रुपये मिल जाने चाहिए, तो 10 में से 6 मिल गए, मिनिमम कितना और चाहिए हमें, 4 और चाहिए, तो कम से कम 4 तो आना ही चाहिए। और अगर डिस्काउंट की बात करें, टोटल 10 आना चाहिए था, 6 आ चुका है, तो 6 रुपये का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या है, ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। बताइए क्लियर है कि नहीं?